नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2025 के ऑनलाइन फॉर्म फिल को देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट आपकी 17 जनवरी 2025 रखी गई है। तो जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके पास कुछ ही दिन यहाँ पर शेष बचे हुए हैं। तो अभी आप अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपकी साइट की प्रॉब्लम भी आने लगती है, सर्वर इशू आ जाता है और आपका पेमेंट भी फंस जाता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी भी आप फॉर्म फिल को कर लीजिए। अब इस वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म की पूरी प्रोसेस को देखेंगे। साथ ही इस फॉर्म को घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। साथ ही लैपटॉप पीसी का यूज कर रहे हैं तो आप उससे भी फिल कर सकते हैं। और ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट के हैं तो इसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसी कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल में आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो mpsc.gov. इस प्रकार से आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन होगी। तो यहाँ पर होम पेज पर आ गई तो जैसे कोई अपडेट आती है यहाँ पर, तो जो व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको अपडेट मिलती जाएगी। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर चलिए आइए नीचे की ओर। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको इन पर किसी भी लिंक पर आप यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो लिंक दिख रही है प्रीलिम्स 2025 की, इस पर आपको क्लिक करना है साइड में। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से एक नया पेज पर आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस पर आने के बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर आइए तो यहाँ पर आपको राज्य सेवा प्रमाण परीक्षा 2025 आपको दिख रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो राज्य सेवा प्रमाण परीक्षा ब्लू कलर में आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना ही होगा। यहाँ पर आप देखिए क्लिक नहीं करते हैं यहाँ पर तो आपको ऊपर नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब हम पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और उस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से जानकारी पढ़ लेना है। तो अभी इस बार आपके सिर्फ स्टेट सर्विस प्रीलिम्स का ही फॉर्म फिल चला है, फॉरेस्ट सर्विस की इस बार वैकेंसी नहीं आई है, नहीं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखती। तो अब एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से ध्यान से फिल करना है, क्योंकि कुछ ही जानकारी आपकी एडिट होगी, कुछ ही जानकारी यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम फिल करके आपको पूरी चीज़ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम यानी प्रथम नाम फिल करना है। अब जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है यानी 10th की जो मार्कशीट है उसके अनुसार फॉर्म फिल कीजिए। जो आपकी डिटेल्स 10th की मार्कशीट में दिया गया है वही जानकारी आप इसमें फिल कीजिए। और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे। इसके बाद मध्यम नाम मिडिल नाम का, जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल के अजय कुमार है तो यहाँ पर आप कुमार लिखेंगे। यदि नहीं लिखा है मार्कशीट में तो उसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद सरनेम यदि मार्कशीट में लिखा हुआ है यानी कास्ट आपकी लिखी हुई है, सरनेम जाति, तो इसको लिखेंगे। यदि नहीं है तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। फर्स्ट नेम लिखना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने 10th जो आपकी जन्म तिथि है वो 10th की मार्कशीट यानी 10वीं की अंक सूची के अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस कैलेंडर में आपको यहाँ पर पहले ईयर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेंगे ईयर को। अब ये सभी जानकारी सिर्फ आपको डेमो के तौर पर आपको फिल करके दिखा रहा है, तो जो भी आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए हाई स्कूल या 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी साइड में एज आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1 जनवरी 2025 के अनुसार। मिनिमम आपके पास 21 साल यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अपने फादर्स का नाम फिल करेंगे, जो कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट में जैसा दिया गया वैसा ही सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल कीजिए, माता जी का नाम फिल कीजिए यहाँ पर, जो कि आपकी 10वीं की अंक सूची में जैसा दिया वैसा ही आपको सेम फिल करना है। नेक्स्ट, क्या आप विवाहित है? यदि आप विवाहित हैं मेरिड हैं तो यस करेंगे। यहाँ पर अपना पत्नी का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर बच्चों की संख्या देंगे कि कितने बच्चे हैं, यदि नहीं है तो 0 पर इस प्रकार से टिक करेंगे। इसका क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़ा हैं? यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे, जो यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विधवा परित्यक्त तलाकशुदा महिला है? यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। यदि आप अनमेरिड है, यदि आप विवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ है तो इस पर नो पर टिक करेंगे तो आपके क्वेश्चन ये हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। यदि मध्य प्रदेश से मूल निवासी तो एस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे अनरिजर्व तो अनरिजर्व, एससी है तो एसटी, इस प्रकार से एसटी है तो एससी, ओबीसी है तो ओबीसी। अब जैसे ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो ओबीसी में आपको एक ऑप्शन और आता है कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर के तहत आता है। यदि क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको फिर आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, अनरिजर्व से यहाँ पर काउंट होंगे। यदि नहीं आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ओबीसी एनसी आपको नॉन क्रीमी लेयर है तो यहाँ पर नो पर टिक करेंगे तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी आ जाएगी। इसी प्रकार से एससी एसटी आपको सभी को सिलेक्ट करके देख लेना है।
अब जैसे यदि ओबीसी पर क्लिक करते हैं या SC/ST पर क्लिक करते हैं तो जो आपका मध्य प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिए, जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र होता है वही आपको अपलोड करना है, लगाना है, मतलब उसकी जानकारी देनी है। केंद्र वाला जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य का जाति प्रमाण पत्र वो किसके द्वारा इशू किया गया है, जैसे SDM के द्वारा इशू किया गया है, तो सिंपल साहब यहाँ पर इस प्रकार से SDM लिख सकते हैं, या SDO के है तो SDO लिख सकते हैं। अब किस जिले से आपका इशू है उस जिले का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, जो भी आपका जिला है उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। ये सिर्फ हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। इसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट क्रमांक होता है, तो जो आपका डिजिटल प्रमाण पत्र जो आपका RS से चालू है वो ऑब्लिक लगाकर पूरा संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपको किस डेट को आपका ये जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपके लिए ये जब जानकारी आपका हाइड हो जाएगी, ये देने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार से आपका ये सभी जानकारी आपकी हाइड हो जाएगी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है, क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है। यदि आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे और उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी कि 40% या न्यूनतम 40% उससे अधिक दिव्यांग है तो यस करेंगे इस प्रकार से। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपल नो पर ही क्लिक कर देना, तो आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर ही हाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है अन्य विवरण। तो क्या अभ्यर्थी कभी किसी सेवा से प्रथा का दंड किया गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ध्यानपूर्वक क्लिक कीजिए। यदि किया गया है तो यस करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी छुपानी नहीं तो आपको बाद में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। यदि जो कुछ भी आपको सही सही जानकारी देना है तो कभी दंडित नहीं किया गया तो यहाँ पर नो पर ही आपको टिक करना है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है। आपराधिक का मतलब ये है कि जो आपका क्रिमिनल फौजदारी मामले होते हैं, यदि आपके ऊपर कोई चल रहा है तो यस करेंगे, उसकी आपको जानकारी देनी होगी, क्योंकि आपको जानकारी कोई भी छुपानी नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में आपका वेरिफिकेशन भी होता है प्लस, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको यदि कोई चल रहा है तो आपको यस करना है, नहीं चल रहा है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा से चयनित में विवर्जित अवधि में है, आपको कभी डिवेयर किया गया है। यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। ज़्यादातर सभी ऑप्शन में आपको नो ही करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्था में सेवारत है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी सेवारत है तो नियुक्त अधिकारी को सूचित करता है, तो यहाँ पर है तो आपका ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा यदि आप नो पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। यदि आपके पास मध्य प्रदेश कार्यालय रोजगार पंजीयन तो यस करेंगे। और ध्यान दीजिए, यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं, यहाँ पर भी समझ लीजिए, मध्य प्रदेश के मूल वासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं हुआ, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार इंटरव्यू के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं तो आप यहाँ पर नो पर टिक कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ये किसके लिए, जो मध्य प्रदेश के मूलवासी उनके लिए बात हो रही है, तो उस टाइम आपको लेके जाना होगा। तो अभी आपने यदि रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो डले हुए हैं, उनको आप सर्च करके अपने रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं, या तो चाहे बाद में भी लगा सकते हैं। यदि कर लिया है तो आप उसको इसकी जानकारी एस करके यहाँ पर जानकारी दे देंगे। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर नो पर टिक करेंगे, उनके लिए कोई यहाँ पर समस्या नहीं होने वाली है। तो इस पर एस करेंगे आप, इसकी जानकारी यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक देंगे। यहाँ पर किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया उसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जिला है जिस जिले से आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद किस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया उस डेट को यहाँ पर आप कैलेंडर में सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी जानकारी को फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक के लिए एक्स सर्विसमैन है, यदि है तो यस करेंगे। और उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, सैनिक की नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि और कुल अनुभव इस प्रकार से आपको देना होगा। यदि नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से टिक करना, तो ये ऑप्शन अभी आपकी हाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है, यदि अन्य इंटर कास्ट मैरिज के तहत आप पुरस्कृत हैं। यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर टिक करना। यदि आप अनमेरिट पर टिक करते तो ये ऑप्शन भी आपके यहाँ पर हाइड रहेंगे। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर टिक करना है। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी स्नातक है, यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं तो यस करेंगे। यदि आप अंतिम वर्ष में, यदि आपकी फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको अंतिम वर्ष में अध्ययन है तो इस पर आपको यस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी 12th की जानकारी आपको किस वर्ष में पास हुए है उसकी डेट यहाँ पर आपको, यानी ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना, किस डेट में आप, किस ईयर में आप पास हुई है वो जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आपकी 10th की 12th की जानकारी देनी होगी, ग्रेजुएट की जानकारी आपको यहाँ पर हाइड रहेगी। लेकिन यदि आप पास हो चुके तो आपको यस करना है, तो ऑप्शन आपके हाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी, तो यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ पर आप 10th लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप 10th लिख सकते हैं।
या चाहे तो इस प्रकार से हाई स्कूल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हाई स्कूल इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आती है आपका ग्रेड CGPA सिस्टम, जैसे आपकी CBC है, कोई अन्य एग्जाम है, ग्रेड CGPA है तो उस पर टिक करेंगे। यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर विषय फिल करना है। विषय में अब आपके में से अलग से तो कोई होते ही नहीं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑल जनरल इस प्रकार से आप जनरल ऑल जनरल इस प्रकार से सब्जेक्ट इस प्रकार से सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या चाहे तो आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट लिखते टाइम आपको किसी प्रकार का कोई कॉमा या डॉट का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसलिए आपको स्पेस देकर ही आपको सब्जेक्ट के नाम लिख देने हैं। अब यहाँ पर आपको पूर्णांक देना है, कितने नंबर का था, तो जैसे आपका 600 तो 600 आपका जो भी था इस प्रकार से हम यहाँ पर दे देंगे। अब 600 में से आपको कितने प्राप्तांक दिए तो आपकी मार्कशीट पर देखिए तो आपको लिख मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर अपना डिवीजन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट या थर्ड या सेकंड जो भी आपकी डिवीजन उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने किया, यदि MP बोर्ड है तो आप MP बोर्ड इस प्रकार से लिख देंगे, इस प्रकार से आप लिख देंगे भोपाल, इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल। या अन्य बोर्ड आपका है तो उसका नाम लिख देंगे। अब 10th आपने 10वीं को इस वर्ष में उत्तीर्ण की है, पास की है, वो लिखेंगे। और आपका जो 10वीं के अंक सूची में रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी देनी, तो यहाँ पर आप हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं, जैसा हाई स्कूल लिखा है, या 12th लिख सकते हैं। इसका डिवीजन है CGP है तो वो लिखेंगे, डिवीजन है तो डिवीजन। यहाँ पर अपने विषय का नाम लिखें, तो आपके 12th में जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। सिर्फ स्पेस देना है आपको, डॉट या कॉमा का यूज नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अपने पूर्णांक देना है, यहाँ पर आपको कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएंगे। यहाँ पर अपने डिवीजन देना है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी डिवीजन है वो। यहाँ पर अपने वही बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने किया है, यहाँ पर अपना उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष आपने पास किया है, और यहाँ पर आपका रोल नंबर दे देना है। नेक्स्ट आ जाता है स्नातक, तो यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ पर जैसे आप BA की है तो यहाँ पर BA लिख देंगे, या BSc की है तो इस प्रकार से BSc लिख देंगे, या BE की है तो BE लिख देंगे, B फार्मा की है तो B फार्मा, जो भी किए हैं आप उसको लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए BSc की है तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ग्रेड या CGPA सेलेक्ट करना है, डिवीजन सेलेक्ट करना है, सेना इस तरह जो भी आपका है। तो जैसे CGPA है तो CGPA। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट फिल करना है, तो आप समझिए कैसे फिल करना है। तो जैसे अपने BSc मेन सब्जेक्ट कौन से थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए केमिस्ट्री था, बॉटनी था, जूलॉजी था, या केमिस्ट्री था, मैथ था, फिजिक्स था। तो इन तीनों सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करना है। जो आपके अंदर सब्जेक्ट होते वो नहीं, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते वो फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप BA किए हैं, जैसे यहाँ पर समझिए आप BA किए हैं तो BA में आप कौन से सब्जेक्ट मेन रहे हैं, जैसे आपका हिस्ट्री रहा है, पॉलिटिकल साइंस रहा है, इकोनॉमिक्स रहा है, जियोग्राफी रहा है, इन्हीं सब्जेक्ट को आपको लिखना है। इसी प्रकार से आपको लिखना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप BE की हैं तो BE में तो में से अलग से में से BA जैसे या BSc जैसे स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होते मान लीजिए, तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर भी BE लिख सकते हैं, किस ट्री से आपने किया है, किस स्ट्रीम से, और यहाँ पर भी आप BE लिख सकते हैं। तो वो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आप उनको सब कुछ समझ में आता है कि क्या रहेगा। इसी प्रकार से जैसे B फार्मा की है तो B फार्मा में अलग अलग सब्जेक्ट तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पर भी आप B फार्मेसी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आपका डिवीजन है तो डिवीजन फिल करेंगे, यहाँ पर विषय का नाम लिख देंगे जैसा आपको बताया है। यहाँ पर अपने पूर्णांक कितना था, यहाँ पर प्राप्तांक कितने मिले हैं, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर डिवीजन, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, यहाँ पर अपने उत्तीर्ण वर्ष, और यहाँ पर रोल नंबर दे देना है। यदि आपका CGPA है तो इस पर टिक करेंगे, तो आपकी विषय देना है। यहाँ पर आपके पूर्णांक प्राप्तांक हट जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर देना, और यहाँ पर अपना डिवीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिवीजन था। इस प्रकार से यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक जरूर करना है, इस प्रकार से। अब इसके ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ध्यान से देखते जाइए एक एक जानकारी। इसके बाद आपको फॉर्म फिल में कोई भी समस्या आ रही है तो विजय कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिए, अनुसूचित जनजाति यानी ST, अनुसूचित जाति यानी SC, और OBC नॉन क्रिमिनल एवं दिव्यांगजनों के लिए है। तो यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो बटक कर देंगे। हालांकि ये यात्रा भत्ता कुछ मिलता नहीं है, बहुत सी बार एग्जाम दिया उसमें कुछ नहीं होता है। आप चाहे तो इस पर यस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम देना है, तो जो भी आपका बैंक का नाम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो SBI है आपकी, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिल कर देंगे इस प्रकार से। अब जो भी आपका बैंक है इस प्रकार से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। सही जानकारी आपको फिल करना है। यहाँ पर आप अपनी IFSC कोड देना, जो आपकी पासबुक है उस पर देखिए तो आपको IFSC कोड लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर अपनी शाखा का नाम देना है, तो शाखा का नाम आपका जो भी ब्रांच है उसका नाम आपको पासबुक को लिखा मिल जाएगा, उसको आपको फिल करना है, टाइप करना है कैपिटल लेटर में ही।
यहाँ पर ब्रांच कोड, तो आपके पासवर्ड को देखिए तो उसमें ब्रांच कोड भी लिखा रहेगा, वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पर खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है पासबुक है आपकी, जो पासबुक का जो फ्रंट पेज जिसमें आपका अकाउंट नंबर सब कुछ जानकारी दिख रही है, उसकी आपको एक फ़ोटो खींचकर जेपीजी फॉर्मेट में मिनिमम 20 KB अधिकतम 200 KB तक, नहीं लगभग आप 100-150 KB के आसपास फोटो अपलोड कीजिए यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में, तो आपकी फ़ोटो क्लियर दिखेगी, ब्लर यहाँ पर नहीं दिखेगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर अपना वर्तमान पता यानी करंट आप कहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो यहाँ पर हाउस रिलेटिव है आपकी, यदि खुद स्वयं के घर में रह रहे हैं तो वन हाउस पर टिक करेंगे, या रेंट के हाउस में रह रहे हैं तो इस पर टिक करेंगे। यदि आप जैसे रेंट के हाउस पर रह रहे हैं तो इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको वर्तमान पते में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे या तो आप रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं, या लीज एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं, या पासवर्ड अपलोड कर सकते हैं, या वोटर ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन का जो फोटो ID कार्ड होता है वो अपलोड कर सकते हैं, या राशन कार्ड है तो राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या परमानेंट आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आपका तो वो अपलोड कर सकते हैं, या यूटिलिटी बिल जैसे आपका वाटर बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, बिजली का बिल हुआ, फ़ोन का बिल हुआ, गैस का बिल हुआ, इन सभी को इनमें से किसी एक को अपलोड कर सकते हैं। और जो भी आप वर्तमान एड्रेस देंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। तो यदि आप अपना एग्जाम सेंटर जो भी सिटी में लेना चाहते हैं तो उसका आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, या फिर अपना जो आप यदि स्वयं के घर में रह रहे हैं तो यहाँ पर आप वन हाउस टिक करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर आपका जो भी जैसे आपका जिसमें आपका नाम है, जैसे आधार कार्ड हुआ या वोटर ID कार्ड हुआ जिसमें आपका नाम भी दिया है और आपका एड्रेस भी दिया है, तो दोनों साइड की आपको यहाँ पर फोटो को खींचकर दोनों फोटो को आपको यहाँ पर मर्ज करके जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, सिटी से लेकर गांव से लेकर सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करना है। अब यदि जो MP के हैं तो यहाँ पर MP सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से MP सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने जिले की लिस्ट मिल जाएगी देखने को, तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आप MP से बाहर की हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी अन्य स्टेट के हैं, तो यहाँ पर फिर आपको अपने जिले की लिस्ट नहीं मिलेगी, आपको इंडिविजुअली टाइप करके यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है, जो भी आपका पिन कोड है। अब यहाँ पर आपका वर्तमान पता और आपका स्थायी पता यदि सेम है तो इन दोनों ऑप्शन पर आप टिप कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं और जो आपका स्थायी पता जिसमें आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग फिल करेंगे। यदि दोनों सेम है आपका तो इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ही फिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। ध्यान दीजिए जेपीजी फॉर्मेट आपकी फोटो होनी चाहिए और मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक आपको अपलोड करनी है। और वाइट बैकग्राउंड की फोटो आपकी नई फोटो आपकी अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपका यदि गलत फिल कर देते हैं तो किसी भी हालत में आपका चेंज नहीं किया जाएगा। और फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो यदि मोबाइल नंबर गलत रहेगा तो उसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको मोबाइल नंबर सही से फिल करना है। आपको आगे हम दिखा भी देखें कैसे एडिट होगा। और यहाँ पर अपनी ईमेल ID सही फिल करना है, क्योंकि जब आगे आपकी कोई भी प्रोसेस होगी तब आपको इसी माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। इसके बाद इस पर टिक करना है और यहाँ पर आपको इस कैप्चा को सॉल्व करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब ध्यान से देखिए, बहुत से स्टूडेंट की एक समस्या आती है, यदि जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो उसी पेज पर दोबारा से आ जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के साइड में आपको दिख रहा है ऑप्शन है, जो भी आपके फॉर्म में एरर रहा है, जैसे इनवैलिड फाइल दिख रहा है यहाँ पर, प्लीज़ अपलोड ए वैलिड जेपीजी फॉर्मेट फोटो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपको उसी फॉर्मेट में आपको जाकर तो यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन में जाकर आपको दोबारा से नई फोटो अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट आपको कन्वर्ट कर लेना है, उसको दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करना, तो आपका फोटो यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि जो भी एरर आती है तो आपको इसी साइड में देखिए आप, तो यहाँ पर रेड कलर में आपको लिखा दिख जाएगा, उसी को आपको सुधार लेना है। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अपना नाम चेक कर लीजिए, आपका नाम सही होना चाहिए, यहाँ पर फादर्स का नाम सही होना चाहिए, यहाँ पर अपना मदर्स का नाम सही होना चाहिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, यहाँ पर जेंडर और यहाँ पर अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका किसी भी हालत में ये जानकारी आगे एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि अभी आपका कुछ मिस्टेक हो चुका है तो कैंसिल पर जाकर आपको क्लिक कर देना है, उसको सुधार लेना है। यदि सब कुछ आपका सही तो ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जाम सेंटर का, तो जो भी आपने एड्रेस दिया उसी के अनुसार अपनी सिटी आपको दिख रही होगी, इस पर आपको सबमिट करना है। यदि जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको अलग अलग एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर 2 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के ऑप्शन देखेंगे, तो इनमें से 2 अलग अलग, पहला सेंटर और दूसरा सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आप तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखेगा नीचे की ओर, देखिए एक आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है वर्थ, उसको आपको नोट कर लेना है। अब कैटेगरी आपको फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ पर पेमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो पेटीएम, UPI, डेबिट कार्ड किसी माध्यम से यहाँ पर फीस को पेमेंट कर सकती हैं।
और अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल के। तो ये पूरी प्रोसेस बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।